हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहले मैंने आपको रीडिंग कराई थी। ये जो चैप्टर मैंने करा रही थी अलंकार वाला, इसमें मैंने रीडिंग करा दी थी। उससे पहले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कुछ अलंकार। इसके बाद ये जो अलंकार रह गए इनकी मैंने लास्ट वीडियो में रीडिंग कराई है। अब इसे एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। वैसे मैं उत्प्रेक्षा को बता चुकी हूँ आपको। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप में उपेक्षा करना। और उपमान अर्थात अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु जानो, मनु मानो, मानहु, जानहु इत्यादि शब्दों का, इत्यादि समानतावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान है कि जनु जानो, मनु मानो, मानहु, जानहु इत्यादि समानतावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे आप इस पहचान कर सकते हैं काव्य पंक्तियों में कि यहाँ कौन सा अलंकार है। अब आते हैं बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। बहुत बढ़ाते हैं, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं और जो लोक सीमा होती है उसका उल्लंघन करते हैं। इतना बढ़ा देते हैं उस बात को, लोक सीमा का उल्लंघन कर देते हैं, तो वहाँ अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति, इसने इतनी बढ़ा दिया उस बात को, जो लोक सीमा है उससे आगे निकाल दी, उसे बाहर निकाल दिया, उसे बहुत बढ़ा दिया बात को, तो वहाँ कहते हैं वहाँ अतिशयोक्ति कर दी। कहते हैं उसने अतिशयोक्ति कर दी। जैसे आपने बहुत पुराना उदाहरण पढ़ा होगा, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गए, गए निशाचर भाग। अर्थात लंका में हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका में आग लग गई और सारे जो राक्षस थे वो भाग खड़े हुए। ऐसे ही अगला उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी उपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा एक बार, तब तक घोड़ा था उपार। यहाँ राणा प्रताप के घोड़ा जो चेतक था उसके बारे में कहा गया है कि राजा जब तक सोचते थे उससे पहले ही उनका जो घोड़ा था वो नदी पार कर जाता था। तो यानी यहाँ बात को बहुत बढ़ा दिया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। और भी बहुत से उदाहरण हैं इसमें, जैसे एक दिन रोया था मैं इतना, ताल तलैया भर गई सारी। क्या किसी के रोने से ताल तालाब भर सकते हैं? नहीं भर सकते। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे आपकी जो बुक है, क्षितिज की बुक है, उसमें पद्य खंड है और पद्य में जो भी एक कविता है उसमें भी इसमें अतिशयोक्ति अलंकार के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार के और मानवीकरण अलंकार के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। जब रीड कराऊंगी तब उसे भी मैं आपको बता दूंगी। आगे चलते हैं बच्चों, इसके लिए इतना ही। और आगे जो भी एग्जाम्पल वगैरह दिए मैंने आपको फोटो कॉपी फॉरवर्ड कर दिया, तो उसे आप रीड कर लीजिए। अब चलते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? अमानव अर्थात मानव से इतर, जहां मानवीय गुणों के आरोप की साधारण प्रकृति या प्रक्रिया को मानवीकरण कहते हैं। यानी जहां मानवीय गुणों का आरोप अमानवीय वस्तुओं में कर दिया जाता है, जड़ को चेतन मान लिया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। प्राकृतिक वस्तुओं में मनुष्य मानवीय गुणों की उपमा दी जाती है, मानवीय गुणों का आरोप कर दिया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर। हरा ठिगना चना आपकी बुक से लिया गया उदाहरण है, ग्रामश्री चैप्टर से लिया गया है। ये चैप्टर आपने हटा दिया है, लेकिन उसी का उदाहरण लिया गया है कि एक चने को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। छोटा सा चना है और वो इतना सुंदर लग रहा है, उस पर गुलाबी रंग का फूल है और वो इतना सुंदर लग रहा है मानो सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहने विवाह रचाने के लिए जा रहा हो। दूसरा उदाहरण है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। यहाँ अलसी को नायका का वर्ण, अलसी को नायका मान लिया गया है। तो अलसी को बताया गया है कि अलसी बहुत हटीली है, जिद पकड़े हुए है और वो यही कह रही है कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, जो मुझे छुएगा उसी को मैं अपना हृदय दान कर दूंगी। और भी उदाहरण है, ख कुल 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 सा, बोल रहा नव किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गा गई। इस काव्यांश में पत्तों, बेलों आदि का मानवीकरण होने से भी यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसके अलावा और भी बहुत से उदाहरण है बच्चों, उन्हें आप रीड कर लीजिए। मैंने ये इसकी फोटो कॉपी फॉरवर्ड कर दी है आपकी, तो वो रीड कर लीजिए। अब आते हैं अंतर। उपमा और उत्प्रेक्षा में क्या अंतर होता है? उपमा अलंकार में और उत्प्रेक्षा अलंकार में तो मुख चंद्रमा के समान है और चरण कमल के समान है।
मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, चरणों को कमल के समान बताया गया है। इन वाक्यों में मुख तथा चंद्रमा की क्रमशः चरण तथा कमल के समान समानता निश्चय पूर्वक प्रकट हो रही है। इस प्रकार उपमा अलंकार में समानता समान गुण के आधार पर प्रकट की गई है और उत्प्रेक्षा में भी चरण को कमल के समान मान लिया गया है, इसलिए यहाँ मुख चंद्रमा के समान है और चरण कमल के समान है। इन वाक्यों में मुख तथा चंद्रमा की क्रमशः चरण तथा कमल के साथ समानता निश्चय पूर्वक प्रकट की गई, यानी निश्चय रूप से इनकी समानता प्रकट की गई है। इस प्रकार उपमा अलंकार में समानता समान गुण धर्म के आधार पर सामने आती है और उपमेय और उपमान में समानता निश्चय पूर्वक प्रकट की जाती है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार माना जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता की संभावना मात्र प्रकट की जाती है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार दिया जाता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, चरण मानो कमल है। अब उसी उदाहरण को अलग तरीके से दे दिया है, मुख मानो चंद्रमा है और चरण मानो कमल है। मानो शब्द आया है, मानो समानतावाची शब्द आया है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन वाक्यों में मुख तथा चरण में क्रमशः चंद्रमा और कमल के होने की संभावना प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आता है उपमा और रूपक में अंतर। उपमा और रूपक में क्या अंतर होता है? उपमा में उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाती है। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता यानी जिसकी तुलना की जाती है उसकी और जिससे तुलना की जाती है उन दोनों में समानता प्रकट की जाती है, किंतु रूपक अलंकार में उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप स्थापित किया जाता है। इसलिए दोनों का अंतर ये हुआ कि उपमा में उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाती है, किंतु रूपक अलंकार में उपमेय तथा उपमान में अभेद स्थापित किया जाता है, भिन्न माना जाता है। इसलिए रूपक का उदाहरण और उपमा उदाहरण ये दोनों ही अर्थालंकार हैं। उपमा अलंकार में मुख को चंद्रमा के समान माना जाता है, जबकि रूपक अलंकार में मुख को चंद्रमा बता दिया जाता है, मुख को चंद्रमा ही कहा जाता है, इसलिए रूपक अलंकार भी एक अर्थालंकार है। अब बच्चों आगे चलते हैं। आगे आपको इसका जो भी वर्क है, जो इसका रिटन वर्क है, प्रश्न उत्तर हैं या इसके उदाहरण हैं, एक एक अलंकार के उदाहरण जो भी मैं कराऊंगी आपको, रिटन वर्क कराऊंगी, वो मैं आपको PDF फाइल बना के उससे फॉरवर्ड कर दूंगी या 1 बाय 1 पेज फॉरवर्ड करूंगी, तो उससे आप अपना वर्क अपनी नोटबुक पर कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करने के बाद बेटा जब भी चेकिंग के लिए वर्क मंगाया जाएगा तो आप चेक करने के लिए भेज दीजिए। ओके, थैंक यू।